Hello students, in the previous video we have studied about the colligative property, that is depression in freezing point. Before that we have also studied about the two colligative properties, that is vapor pressure lowering as well as elevation of boiling point, right? Today we will discuss about the fourth and last colligative property, that is osmotic pressure. But to study osmotic pressure we have to go through some definitions. First of all, the semi permeable membrane. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है ये आपको समझ के रखना है. डेफिनेशन तो मैंने आपके बुक में से देखकर यहाँ पर लिख कर रख दी, बट एक्चुअल उसका मीनिंग क्या होता है देखो. सेमी का मतलब होता है हाफ. सेमी का मतलब क्या होता है हाफ. एंड परमिएबल इट कम्स फ्रॉम द परमिएबिलिटी, जहाँ से पास हो सकता है. ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से कुछ पास होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेमी लिखा है ना, राइट. तो कुछ पास होगा कुछ नहीं हो सकता, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. बेसिकली अगर देखा जाए तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम डिफाइन कैसे करते देखिए कि इट इज़ अ फिल्म सच एज सेलोफैन. सेलोफैन नाम के कंपाउंड है, उसकी एक फिल्म है. इट इज़ अ फिल्म सच एज सेलोफैन विच हैज़ पोर्स लार्ज इनफ to allow the solvent molecules but not to the solute molecules or ions of high molecular mass to pass through them. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं बट सोलूट के मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते, या फिर ऐसे आयंस जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है ये उनमें से पास नहीं हो सकते. दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है सेलोफैन का, बट बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हैं, जैसे थिन फिल्म ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड. थिन फिल्म ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है अगर इसे आप लोगों ने पोर्सलिन पॉट के अंदर डिपॉजिट किया. या फिर अगर हम लोग एनिमल ब्लैडर की अगर बात करते हैं तो एनिमल ब्लैडर इज ऑल्सो अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मीनिंग क्लियर हो गया. एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास तो हो सकता है लेकिन सोलूट का मॉलिक्यूल नहीं हो सकता. अब चलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस की तरफ, फिर हम लोग चलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोसिस क्या होता है? द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द solution or from a dilute solution to the solution of higher concentration through a semi-permeable membrane. अब ऑस्मोसिस होता क्या है जरा इसके बारे में समझते हैं. मैंने लिखा है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन. सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जा सकता है और सॉल्वेंट फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जा सकता है. इसका मतलब क्या सर? मीन्स जस्ट इमेजिन कि वी हैव वन कंटेनर एंड इस कंटेनर के अंदर आप लोग अगर फिल करके रखते हो एक कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट और दूसरे कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन, राइट. एंड इसे हम लोग सेपरेट करते हैं बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसे रिप्रेजेंट किया मैंने SPM. तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, राइट, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में जा सकते हैं. मीन्स वी कैन से दैट कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, अगर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट को देखें तो कहाँ से कहाँ पर हुआ? सॉल्वेंट के साइड से सॉल्यूशन के साइड में हुआ. या फिर अगर आप लोगों ने कहीं दो अलग अलग सॉल्यूशन रख लिए, दो अलग अलग सॉल्यूशन जिनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, जिनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? अलग अलग है. मैं सपोज कि मैं यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन रखता हूँ एंड यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रखता हूँ,
तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि यहाँ ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ये मुझे इस डायरेक्शन में मिलता है, मीन्स फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द सोल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो यहाँ पर ये जो फिनोमिना है, ये फिनोमिना कैसे, नेट स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो रहा है, राइट। स्पॉन्टेनियस मतलब ऐसी प्रोसेस जो जिसे कैरी आउट करने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, और spontaneous flow of the solvent from a solution of from a dilute solution to the solution of concentrated solution, it is called as osmosis। इससे हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे, है। तो ये दो डेफिनेशन है जिससे हम लोगों को ऑस्मोसिस के बारे में पता चलता है एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में पता चलता है। ऑस्मोसिस के हमारे डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल है क्या, तो है। अगर हम लोग अपने घर की बात करें, सपोज करिए कि मैं मार्केट से कुछ कैरेट्स खरीद के लाता हूँ, कैरेट्स, एंड 2-4 दिन तक वो वैसे ही पड़े हैं। तो 2-4 दिन तक अगर वो वैसे ही पड़े हैं तो आप लोग सोचेंगे सर दे विल गेट श्रिंक, हाँ सिकुड़ जाएंगे, सर वो तो फेंकने लायक हो गए। आप फेंकोगे, मैं नहीं फेंकूँगा। क्यों सर, आप ऐसे ख़राब चीज़ें खाएंगे? नहीं, मैं क्या करूँगा, उन्हें अच्छे से वॉश करके पानी में डिप करके रखूँगा 3-4 घंटों के लिए। 3-4 घंटों के बाद आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखेगा, ये रिजल्ट दिखेगा कि जो कैरेट्स है दे विल बिकम फ्रेश अगेन एंड अगेन। सर ये क्या है, तो कैरेट श्रिंक क्यों हुए, क्योंकि टाइम के साथ साथ उनके अंदर का जो सॉल्वेंट है मतलब पानी जो है वो क्या हो गया, वेपराइज हो गया, निकल गया, रिमूव हो गया। एंड जब आप लोग उसे फिर से पानी में डिप करके रखोगे तो ऐसे केस में वो फिर से पानी को रीगेन करेगा और रिफ्रेश हो जाएगा। ऑस्मोसिस का दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे घर में जो पिकल्स बनाते हैं, पिकल्स जैसे लेमन का पिकल्स अगर लेते हैं तो 2 टाइप के फ्लेवर में बनाते हैं, खट्टा और मीठा। खट्टा अगर बनाना है तो उसमें ज़्यादा सॉल्ट ऐड करते हैं, मीठा अगर बनाना है तो उसमें ज़्यादा शुगर ऐड करते हैं। तो ये जो शुगर ऐड करते हैं या फिर जो हम लोग सॉल्ट ऐड करते हैं, ये किस लिए ऐड करते हैं, तो फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द पिकल्स। हम लोग प्रिजर्वेशन करा सकते हैं पिकल्स का। कैसे प्रिजर्वेशन करा सकते हैं, ज़रा सोचो। अगर आपने बहुत सारा सॉल्ट डाल के रख दिया तो ऐसे केस में होगा क्या, तो सॉल्ट मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है या कोई फंगस है तो उनके सेल के अंदर भी तो लिक्विड है, लेकिन उसके सेल के अंदर जो लिक्विड है वो क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो और उनकी जो सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल होती है। तो क्या होगा, मीन्स सपोज करिए कि ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है एंड इसके अंदर फ्लूइड है, तो ये क्या हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन। एंड बाहर में आप लोगों ने बहुत सारा सॉल्ट ऐड कर दिया तो बाहर क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट का सॉल्यूशन। और जब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन का लाइसिस हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एंड बैक्टीरिया और द एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल गेट किल्ड, दैट विल हेल्प इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द पिकल्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। इसीलिए हम लोग सॉल्ट या फिर शुगर का इस्तेमाल करते हैं पिकल्स को प्रिजर्व कराने के लिए। ऑस्मोसिस के और भी एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रात में बादाम को पानी में डिप करके रखते हैं और मॉर्निंग में खाते हैं? सोचिए ज़रा, जब हम लोग बादाम को रात में पानी में डिप करके रखते हैं और मॉर्निंग में उसे देखें तो इट बिकम स्वेल्ड, फूल जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि पानी उसके अंदर चला जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। घर में अगर हमें छोले की सब्ज़ी बनानी है तो उनको भी हम लोग पानी में भिगो के रख देते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी पानी चला जाता है, दैट इज़ ऑस्मोसिस। तो ऐसे कई सारे ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे डिफाइन करेंगे उसके तरफ, दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। आप लोगों को पता है ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या है। अगर सपोज़ मेरे पास एक ऐसी असेंबली है, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं लेता हूँ वाटर, इसके अंदर है एक वाटर एंड इसके अंदर मैं रख देता हूँ एक थीसल फनेल,
थिसल ट्यूब जिसे हम लोग कह सकते हैं, थिसल फनेल, ये इन्वर्टेड है एंड इसका जो मुंह है, इसका मुंह मैं बंद करके रख देता हूँ विथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यह है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड इसके अंदर हम लोग फिल करके रख देते हैं शुगर का सॉल्यूशन। सोचिए जरा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जरा सा सोचिए कि क्या होगा। यह है वाटर, मतलब क्या हो गया, सॉल्वेंट है, राइट। ये हो गया सॉल्यूशन एंड इन दोनों को सेपरेट करके रखा है बाय एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो फिगर है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बयां करती है। कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को बयां करती है देखते हैं हम लोगों ने इतना पढ़ा है कि सर जब सॉल्यूशन को एंड सॉल्वेंट को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से अलग करके रखेंगे तो ऑस्मोसिस होगा, बिल्कुल होगा, मतलब यहाँ पर भी होना चाहिए। हाँ, जब यहाँ पर ऑस्मोसिस होगा तो वाटर, इस कंटेनर का जो वाटर है वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्रॉस करेगा और यहाँ पर आ जाएगा, जिसके कारण ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा। सपोज करिए कि ये सॉल्यूशन का ओरिजिनल लेवल था पहले का एंड ऑस्मोसिस होने के बाद धीरे धीरे सॉल्यूशन का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, यहाँ तक अगर आ गया तो ये अगर यहाँ तक आ गया तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ द ऑस्मोसिस, सर ये जो कैपिलरी है, ये कैपिलरी है, इसमें सॉल्यूशन का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। लेकिन कब तक बढ़ेगा, क्या दिन भर ऐसा ही चलता रहेगा, नहीं। इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर सर्टन टाइम, कुछ देर के बाद यहाँ तक लेवल अगर बढ़ती है और उसके बाद नहीं बढ़ती तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑस्मोसिस रुक जाएगा, मीन्स आफ्टर सर्टन टाइम ऑस्मोसिस विल बी स्टॉप। तो ये जो ऑस्मोसिस स्टॉप हुआ है ये क्यों हुआ है, ये हुआ है इस सॉल्यूशन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होने के कारण, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण क्या होगा, सॉल्वेंट की जो एंट्री है इस सॉल्यूशन के अंदर थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वो रुक जाएगा। और ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है इसी को हम लोग कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग क्या कह सकते हैं, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन that stops osmosis, is called as osmotic pressure, is called as osmotic pressure। osmotic pressure को represent करते हैं by the letter pi and osmotic pressure ये हम लोगों ने कैसे define किया, the hydrostatic pressure on the solution that stop the phenomena of the osmosis, ये रुक जाएगा और इसी को हम लोग कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसे हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर कहा, बराबर है, दैट इज व्हाट, पाई हो गया। तो ये होता है एच रो एंड जी का मल्टीप्लीकेशन, वेयर एच का मीनिंग क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट द हाइट, इट इज नथिंग बट द हाइट ऑफ सॉल्यूशन कॉलम, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं हाइट ऑफ सॉल्यूशन कॉलम, ये हाइट। रो इट इज कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड जी इट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक चीज की तरफ ध्यान दीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, बराबर ना, ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट को जब आप लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट करोगे तब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा सॉल्यूशन के ऊपर, जिसके कारण ऑस्मोसिस का फिनोमिना स्टॉप हो जाएगा एंड उस एक्सटर्नल प्रेशर को, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम लोग क्या कहने वाले हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग सॉल्यूशन को जनरली 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, एक आइसोटोनिक, दूसरा हाइपरटोनिक और तीसरा हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। सर इनका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए आइसो का मतलब क्या होता है, सेम,
एंड टन इट इज द वर्ड विच इज रिलेटेड विद द प्रेशर। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मतलब होता है 2 और मोर सॉल्यूशंस, हो सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सर ये कैसे पता चलेगा? एक चीज याद रखिए, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आगे आएगा इसका डेरिवेशन आएगा। नाउ इसका मतलब ये हो गया सर कि अगर 2 सॉल्यूशन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ऐसे केस में उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, बिल्कुल होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि आपके पास है 0.1 मोलर, मोलर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यूरिया सॉल्यूशन, एंड 0.1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन, कोई भी हो, तो इट इज ऑब्जर्व दैट इन दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैसा? सेम है। अगर इन दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए? आइसोटोनिक विथ ईच अदर। मतलब क्या मीन्स इस एक कंपार्टमेंट में यूरिया सॉल्यूशन को रखो, दूसरे कंपार्टमेंट में सुक्रोज सॉल्यूशन को रखो एंड दोनों को सेपरेट करिए बाय मीन्स ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऐसे केस में सॉल्वेंट का फ्लो किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? सेम। फिर इसके बाद समझते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इन दोनों को हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन, देन अदर सॉल्यूशन। सपोज करिए आपके पास 2 सॉल्यूशन है एंड 2 सॉल्यूशन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के हैं। 2 सॉल्यूशन अगर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के तो ऑब्वियसली दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग आएगा। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ऐसे केस में जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सॉल्यूशन ऐसा है 0.1 मोलर यूरिया एंड 0.05 मोलर सुक्रोज, इनका अगर सॉल्यूशन है तो ऐसे केस में ये जो सॉल्यूशन रहेगा ये सॉल्यूशन क्या बन जाता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, राइट? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन जाता है। एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर देखिए 1 and 2 2 सॉल्यूशन आपके पास है, 0.1 मोलर यूरिया है एंड 0.05 मोलर सुक्रोज है। हमने इन दोनों में से 0.1 मोलर यूरिया को क्या कह दिया? हाइपरटोनिक। तो फिर ये सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ये तीनों कंसेप्ट क्लियर है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक एंड देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हम लोग समझते हैं रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? तो इनके बीच में काफ़ी सिंपल रिलेशन होता है। अगर हम लोग किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करें, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर पाई का मीनिंग तो आपको पता है, इट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड जनरली इससे हम लोग काउंट करेंगे इन एटमॉस्फेयर ATM। N2 मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। R इट इज अ गैस कांस्टेंट, यहाँ पर इसे सॉल्यूशन कांस्टेंट भी हम लोग कह सकते हैं। दैट इज इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखें तो वो होती है 0.08206
dm³ पर केल्विन, atm पर केल्विन पर मोल में होती है। dm³ की जगह लीटर भी हो सकता है, राइट। देखिए अगर ऑस्मोटिक प्रेशर atm में है तो हम लोग इसकी जो वैल्यू होती है वो लेते हैं 0.08206 dm³ atm पर केल्विन पर मोल। वॉल्यूम V, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm³, ये dm³ में ही लेते हैं जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, लीटर। एंड ऑब्वियसली T इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसे हम लोग किस में मेजर करेंगे, केल्विन में मेजर करेंगे। अब ये जो टर्म है N2/V, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी, concentration in molarity, that is nothing but the m. So therefore you will observe कि pi is equal to mRT, मतलब जो pi है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन से। यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान दो, जब हम लोगों ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जैसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने किस में लेना पसंद किया था, मोलैरिटी में लेना पसंद किया। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में हम लोग जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ये मोलैरिटी में लेते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो सकता था लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, एकदम कांस्टेंट है। सो देयरफॉर हम लोग मोलर कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल करते हैं रेदर देन मोलैरिटी। So this is the relationship between osmotic pressure and concentration of the solution। यहाँ पर जो m है ये है मोलैरिटी एंड इसका यूनिट क्या होता है, मोलैरिटी की अगर हम बात करें तो मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर और यू कैन से मोल पर dm³ होता है। इस तरीके से ये रिलेशन होता है। अब पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने हेडिंग दी है मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, और हाउ विल यू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक रिलेशनशिप देखिए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उसके लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय द इक्वेशन N2RT/V, वेयर पूरी टर्म्स को देखिए N2 का मीनिंग क्या होता है, तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। R इट इज गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू हम लोगों ने देखा है कितना होता है 0.08206 dm³ atm पर केल्विन पर मोल होता है। देन उसके बाद T इट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम लोग किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। एंड V इज व्हाट, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज dm³, ये होता है। ठीक है। नाउ अगर हम लोग कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, सपोज हम लोग सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं बाय डिसॉल्विंग N2 नंबर ऑफ मोल्स इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नाउ अगर हम लोग मास ऑफ सोल्यूट की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करते हैं बाय W2 एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट की बात करें तो ये रिप्रेजेंट करते हैं बाय M2। सो देयरफॉर इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट अगर करें तो पाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो W2RT डिवाइडेड बाय M2 इंटू V एंड हेंस M2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो W2RT डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। मतलब ये कि अगर आपके पास मास ऑफ सोल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, R है एंड T है, R तो रहेगा कांस्टेंट है, T है एंड पाई की वैल्यू अगर है तो हम लोग मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है। नाउ एक मज़ेदार कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस।
रिवर्स ऑस्मोसिस। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या समुद्र का पानी पीने लायक बनाया जा सकता है? तो हाँ, और ये पॉसिबल होता है बाय द फिनोमिना ऑफ द रिवर्स ऑस्मोसिस। सर लेकिन समुद्र के पानी को अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं, और इन सॉल्ट को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इन सॉल्ट को हम लोग निकाल सकते हैं बाय द फिनोमिना ऑफ द रिवर्स ऑस्मोसिस। इनफैक्ट हम लोग वहाँ पे सॉल्ट नहीं निकालते, बल्कि वहाँ से सॉल्वेंट मतलब पानी को अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं? देखो, अगर हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस के फिनोमिना को हम लोग एकदम इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं। मैंने आपके सामने एक छोटा सा कंटेनर रख दिया है, हो सकता है डायग्राम में थोड़ा वेरिएशन मिले, और इस कंटेनर में मैंने दो कंपार्टमेंट बना के रखे और इनको सेपरेट करके रखा है बाय मीन्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक कंटेनर में मैंने रखा है फ्रेश वाटर और दूसरे में रखा है सॉल्यूशन। मीन्स इमेजिन कि दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूशन। अगर आप लोगों ने ऐसा करके रख दिया तो यू नो दैट कि सर ऑस्मोसिस होगा, एंड ऑस्मोसिस जब होगा तो ये जो पानी है ये किसके अंदर चला जाएगा? सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा। ऑस्मोसिस के कारण पानी कहाँ चला जाएगा? सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं उल्टा करूँगा। मैं क्या करूँगा? इस पिस्टन के ऊपर मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा। पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा? जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई करेंगे वो प्रेशर कौन से साइड पे अपीयर हो रहा है? सॉल्यूशन के साइड पे। सॉल्यूशन के साइड पे अगर प्रेशर अपीयर हो रहा है तो वो क्या करेगा? ऑस्मोसिस को रोक देगा, मतलब उतना प्रेशर क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद भी हम लोग इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते रहेंगे। जब हम लोग प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो इन दैट केस जो ऑस्मोसिस का फिनोमिना होता है ना वो रिवर्स हो जाता है। मतलब अब क्या होगा? जो सॉल्वेंट है ये सॉल्वेंट फ्लो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। सॉल्वेंट फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। अगर सॉल्वेंट फ्लो इस डायरेक्शन में होगा तो इसे हम लोग अब क्या कहेंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ। आप लोग घर में भी यूज़ करते हैं आरओ, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए। इवन हम लोग कैन वगैरह यूज़ करते हैं पानी के, राइट, आरओ वाटर। तो वो आरओ मतलब क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। एंड इस रिवर्स ऑस्मोसिस के कारण हम लोग कई लाख लीटर पानी जो होता है समुद्र का वो पीने लायक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फ्लोरिडा, वहाँ पर तो बहुत सारा वाटर पोल्यूशन है, बट स्टिल समुद्र के पानी का आरओ टेक्निक यूज़ करके पीने लायक पानी में उसे कन्वर्ट किया जाता है। इवन आप लोग ज़रा सोचिए, जो गल्फ कंट्रीज़ है यूएई, उसमें तो बारिश ही कम होती है, पानी ही काफ़ी कम है। तो ऐसे केस में वो पानी कहाँ से लाते होंगे? तो वो भी पानी यूज़ करते हैं समुद्र का। कैसे? बाय यूजिंग आरओ टेक्निक। इट इज़ बिलीव्ड दैट कि दुनिया में अब तक सबसे अच्छी अगर कोई टेक्निक है पानी को प्यूरिफाई कराने की तो वो आरओ की टेक्निक है। हाँ, उसमें अलग अलग कंडीशन हैं, पानी के अंदर मिनरल्स कितने रखने हैं, सोलुबल सॉल्ट्स कितने रखने हैं, ये अलग कंडीशन है, लेकिन फिर भी रिवर्स ऑस्मोसिस पॉसिबल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। इनफैक्ट हमारे नोट्स में एक और क्वेश्चन है लेकिन उसका डाटा इनकम्प्लीट है, तो वो रॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, लेकिन उसके पहले देखिए कुछ फॉर्मूले। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हमने ये डेरिवेशन तो अभी अभी पढ़ा है। एक नोट लिखी है मैंने आपके लिए कि 1 ATM इज इक्वल टू व्हाट? 760 mmHg। सर ये क्यों? तो न्यूमेरिकल में पता ही चल जाएगा कि कैसे ये हमारे काम में आएगा। नाउ क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट। पहले लाइन में लिखा है कि मोलर मास निकाल के देना है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट इफ अ सॉल्यूशन is prepared by dissolving 0.822 gram of it in 300 dm cube of water, has an osmotic pressure of 149 mmHg at a temperature of 298 Kelvin। देखिए आप लोगों के पास गिवन में क्या क्या वैल्यूज है।
मास ऑफ सोल्यूट मतलब क्या होता है, W2 है क्या, कितना ग्राम डिजोल्व हुआ है, तो 0.822 ग्राम हुआ है। कितने लीटर पानी में हुआ है, मतलब V कितना है 300 dm क्यूब, आपको 300 dm क्यूब, सॉरी 300 dm क्यूब नहीं, ये मिली dm क्यूब है। मिली dm क्यूब का मतलब क्या, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया एंड ये हो जाएगा 0.3 dm क्यूब हो जाएगा, होगा ये 0.3 dm क्यूब। देन उसके बाद अगर हम लोग टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन एंड R की वैल्यू कितनी होगी, तो 0.08206 dm क्यूब ATM पर केल्विन पर मोल आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है M2, ठीक है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन कितना 149 mmHg। अब आप लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पे तो ये सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, हाँ W2RT अपॉन M2 इंटू V, ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सो देयरफॉर M2 अगर निकालना है तो सर ये बन जाएगा W2RT अपॉन पाई इंटू V। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है, आपके पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो mmHg में है एंड R की यूनिट में देखिए किस में है, ये ATM में है। तो या तो इसे mmHg में लेकर आइए या फिर इसे ATM में लेकर जाइए, तो इसे ATM में लेकर जा सकता है। कैसे, पाई इज इक्वल टू 149 mmHg है, बराबर ना। एंड mmHg को अगर आप लोग ATM में कन्वर्ट करते हैं तो 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है 760 होता है। सो देयरफॉर ये अगर हम लोग देखें तो ये बन जाएगा 149 mmHg डिवाइडेड बाय 760 mmHg पर ATM, तो ये कैंसल्ड हो गया, ATM हो जाएगा। इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर आता है 0.196 ATM, इतना ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब कैलकुलेट हो सकता है M2, देयरफॉर M2 इज इक्वल टू W2 कितना है 0.822, राइट 0.822 है। यूनिट भी अगर निकालते हैं तो यूनिट के साथ रखिए, ये हो जाएगा ग्राम इंटू R कितना है 0.08206 dm क्यूब। देन उसके बाद ATM पर केल्विन पर मोल इंटू 298 क्या है केल्विन है एंड डिवाइडेड बाय पाई इंटू V, तो पाई कितना आ गया 0.196 ATM इंटू V, वॉल्यूम कितना हो गया तो 0.3 dm क्यूब। देखिए सिमिलर वो यूनिट को कैंसिल करिए, ATM बाय ATM कैंसिल, केल्विन इनवर्स बाय केल्विन कैंसिल, क्या बचा ग्राम पर मोल। इसे अगर आप लोग सॉल्व करके देखें तो इसका आंसर आपको मिलेगा 342, तो मोलर मास आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल।